अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। आज हम जीनोटॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जीनोटॉक्सिसिटी पार्ट 1 में बात कर ली थी, डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। सो आज हम जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। सो पहले मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने पार्ट 1 में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात की थी। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आज हम पार्ट 2 में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। आगे तो मैं बताती हूँ कि हमने पार्ट 1 में बात की थी व्हाट इज़ जीनोटॉक्सिसिटी। उसके बाद हमने बात की थी कि पॉइंट म्यूटेशंस क्या होती हैं जो कि जीनोटॉक्सिक केमिकल्स की वजह से होती हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा हमने ट्रंकेटेड जीन प्रोडक्ट्स की बात की थी। हमने बात की थी डीएनए अडक्ट फॉर्मेशन की, नॉन कोडिंग आरएनए एंड डीएनए पे जो जीनोटॉक्सिक केमिकल्स का इफेक्ट होता है उसकी बात की थी। उसके अलावा सोमैटिक सेल्स पे जो इफेक्ट है जीनोटॉक्सिक केमिकल्स का, ट्यूमर प्रोडक्शन जो होती है उसके बारे में बात की थी। और अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में क्लस्ट्रोजेनिक ब्रेक्स के बारे में। उसके अलावा माइक्रो न्यूक्लियस टेस्ट के बारे में, कॉमेट एसे टेक्निक के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे फ्लो साइटोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में और सिस्टर क्रोमेटिक एक्सचेंज के बारे में। ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो है क्लास्ट्रोजेनिक्स ब्रेक्स की हमने पॉइंट म्यूटेशंस की बात की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर डीएनए के अंदर इफेक्ट्स हों जीनोटॉक्सिसिटी के तो फिर क्या होगा। ठीक है, इसकी वजह से टॉक्सिकेंट्स की वजह से क्लास्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स होंगे डीएनए के अंदर। डीएनए जो है वो उसके डीएनए को सेगमेंट्स के अंदर ये ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लास्ट्रोजेनिक टॉक्सिकेंट्स का इफेक्ट जो है डीएनए के ऊपर क्या होगा कि क्लास्ट्रोजेनिक होगा, डीएनए को ये ब्रेक कर देंगे। अब इसमें एग्जांपल है बेंजीन एंड आर्सेनिक ऐसे क्लास्ट्रोजेनिक एजेंट्स हैं जो कि डीएनए को ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद अगला है कि हम माइक्रो न्यूक्लियस टेस्ट की बात करते हैं कि हम जीनोटॉक्सिसिटी जो है या हम जो है क्लास्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स जो हैं इनको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इनको देखने के लिए हम माइक्रो न्यूक्लियस टेस्ट करते हैं। अब ये हम एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ करते हैं। अब इसमें ना इससे पहले हमें माइक्रो न्यूक्लियस को समझना होगा कि माइक्रो न्यूक्लियस होता क्या है। माइक्रो मतलब स्मॉल, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के इसका मतलब स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस जब ये ब्रेक करेंगे ना, बेसिकली जब इनका डीएनए का कोई भी सेगमेंट जो है वो ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा कि अगले पोर्शन में कि जब हमारे पास माइटोसिस होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो बाकी है वो तो बाइंड कर जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स के साथ, कि बाकी जो क्रोमोसोम्स है या डीएनए वो तो स्पिंडल फाइबर्स के साथ बाइंड कर जाएंगे, लेकिन जो स्मॉल है वो रह जाएंगे, जिसकी वजह से वो ये इसका अलहदा बन जाएगा साइड में एक न्यूक्लियस, और ये एक न्यूक्लियस साइड पे अलहदा बना लेगी। लेकिन जो बाकी ये स्मॉल डीएनए रह जाएगा ये क्या करेगा कि अपना स्मॉल जो है वो न्यूक्लियस बना लेगा। दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रो न्यूक्लिया। माइक्रो न्यूक्लिया इसी वजह से बनेंगे क्योंकि डीएनए जो है वो जीनोटॉक्सिसिटी की वजह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो न्यूक्लियस टेस्ट हम करते हैं ताकि हम उन माइक्रो न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर सकें, जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि ये जो है यहाँ पे जीनोटॉक्सिसिटी हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास एग्जांपल है कि हम फ़िश के जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इरिथ्रोसाइट्स हैं, उनको हम उनमें जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए भी एक ये है कि हमारे पास इसका जीनोटॉक्सिक जो टॉक्सिकेंट है इसका बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब ये बहुत देर तक एक्सपोज रहना चाहिए। क्यों यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब बोन मैरो के अंदर वो बनेंगे, ठीक है, और फिर वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे, लेकिन फ़िश के अंदर वो बनते हैं हेड किडनी के अंदर। तो वहाँ पे भी बनेंगे, और जब से डिवीजन स्टार्ट होगी उसके बाद वो सारे बनेंगे और फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे, तो ये बहुत एक टाइम लेगा ये सारा प्रोसीजर। इसीलिए जो टॉक्सिकेंट है उसको सारे इस पीरियड में एक्सपोज होना चाहिए, उस डीएनए के लिए डीएनए पर एक्सपोज होना चाहिए, डीएनए के मतलब उसको इफ़ेक्ट करना चाहिए। क्यों, ताकि वो माइक्रो न्यूक्लियस बने और फिर हम उसको ठीक ऑब्जर्व कर सकें, क्योंकि अगर एक्यूट होंगे तो फिर हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे उस डीएनए की फॉर्मेशन को। ठीक है,
क्योंकि उसके अलावा स्प्लीन जो है एक और स्प्लीन जो है वो तिली जो होती है ये बेसिकली हमारी ब्लड को फ़िल्टर कर देती है, उसके डैमेज जो भी आरएनए होते हैं डैमेज रेड ब्लड सेल्स को फ़िल्टर आउट कर देती है। उसके लिए भी ये माइक्रो न्यूक्लियस को भी फ़िल्टर कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम उसको एग्जामिन नहीं कर सकेंगे। सो इसलिए इस पूरे पीरियड के दौरान इसका होना चाहिए ताकि हम उसको एग्जामिन कर सकें कि माइक्रो न्यूक्लियस हाँ बना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉमेट एसे टेक्निक के बारे में। कॉमेट एसे टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए जो डैमेज डीएनए है, मतलब डीएनए के जो भी सेगमेंट्स ब्रेक हुए हैं या डीएनए जो भी डैमेज हो गया है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? कॉमेट एसे टेक्निक के ज़रिए। कॉमेट एसे टेक्निक के अंदर डिफरेंट जो है स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हम सेल्स को जिन सेल्स को हमने ऑब्जर्व करना है उनके डीएनए को उनको इनकैप्सुलेट करते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि हम किसी उसको इनक्लोज कर देते हैं किसी चीज़ के अंदर। इनक्लोज करना किसके अंदर है? लो मेल्टिंग पॉइंट एगरोज के अंदर। एगरोज विच इज़ अ पॉलीसेकेराइड, तो हम पॉलीसेकेराइड के अंदर उसको इनक्लोज कर देते हैं ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। तो हमने एक स्लाइड ली, उस स्लाइड के ऊपर हमने क्या किया कि जो भी सेल्स थे उनको एगरोज डाल दिया और एगरोज के ऊपर उनको इनक्लोज कर दिया हमने, ठीक है। इनक्लोज करने के बाद आगे हम दे आर लाइज्ड एंड इलेक्ट्रोफोरेस्ट। लाइज्ड का मतलब है कि उनको हम कट करते हैं, ठीक है, उनके सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, कट करते हैं। एंड इलेक्ट्रोफोरेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब इट इज़ अ कॉमेट ऐसे टेक्निक, बेसिकली इट इज़ अ सिंगल सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली मूवमेंट ऑफ डिफरेंट लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए आरएनए या प्रोटीन्स की मूवमेंट को कहते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। उसके अलावा या इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ टेक्निक जो कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हम डिफरेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेस्ट किया जाता है इनको ताकि इनको मूव किया जाता है डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है कि इंटैक्ट डीएनए। इसमें जो सही वाला डीएनए होगा वो क्या कर देगा कि वो इतना मूव नहीं करेगा और वो हेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। जबकि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, जो टूटे हुए पार्ट्स होंगे, वो क्या बनाएंगे? वो टेल बना लेंगे उसके पीछे, उसी हेड के पीछे। हम कैसे? ये जो है इंटैक्ट डीएनए जो है ये देखें, ये हेड वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो हेड बेसिकली सही वाला डीएनए, जबकि ये जो पीछे आपको टेल नज़र आ रही है दैट इज़ डीएनए जो कि ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो हम इस तरह हम देख सकते हैं कि कौन सा डीएनए जो है वो सेगमेंट्स ब्रेक हो गए हैं, तो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज़ अ कॉमेट ऐसे टेक्निक। उसके अलावा डिफरेंट और भी मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ब्रेक्स जो है वो उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेटाफेज माइटोसिस के अंदर आपने देखा होगा कि माइटोसिस के अंदर हम कहते हैं कि यही एक स्टेज है जिसके ऊपर मेटाफेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम क्रोमोसोम्स की तादाद को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे ये वही फेज है क्योंकि यहाँ पे अलाइन किए हुए होते हैं तो बाकी किसी में ये इतने प्रॉपर अलाइन नहीं किए होते, मतलब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बाकी सब में, और यहाँ पे क्या होते हैं कि बिल्कुल एक अलाइन इक्वेटर पे अलाइन किए होते हैं जिसकी वजह से हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको मेटाफेज पे भी काउंट कर सकते हैं इन मेटाफेज। उसके अलावा अगला मेथड है फ्लो साइटोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ सेल्स। फ्लो साइटोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है कि इसमें फ्लो साइटोमेट्रिक एनालिसिस में बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ़ सेल्स जो होते हैं उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ़ सेल्स को गिन सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक इस तरह का कॉलम होता है, उसके अंदर एक नीचे ये रॉड टाइप स्ट्रक्चर भी होता है इसके लगा हुआ। सो हम ऊपर से जो सेल्स होते हैं या उसके साथ साथ हम एक फ्लूइड भी ऐड करते हैं दैट इज़ अ सेलाइन। सो फ्लूइड के इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ एक सेल ही आता है नीचे की तरफ। तो एक तो हम नंबर ऑफ़ सेल्स को काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे लेज़र लगी होती है, लेज़र बीम होती है जिसकी वजह से हम इसको वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेज़र जो है एक तो हम इसको काउंट करते हैं कितने सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद लेज़र बीम जो है वो सेल जो है वो स्कैटर करता है। इस जो लेज़र बीम इस पर पड़ती है इसको डिफरेंट साइड्स की, मतलब डिफरेंट साइड्स में, या तो इसको एक डिफरेंट साइड पे स्कैटर कर देगा उस बीम को, या फिर सीधा फॉरवर्ड स्कैटर कर देगा। फॉरवर्ड स्कैटर करने पे हमें बेसिकली फॉरवर्ड स्कैटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस, तो इसका मतलब है कि वो साइज़ को बताना चाह रहा है या साइज़ का हमें पता चलेगा। और अगर वो साइड पे कहीं पे बीम को स्कैटर किया तो वो उसकी कम्प्लेक्सिटी को हम देख सकेंगे, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे पीसी कंप्यूटर भी अटैच होता है, डिफरेंट डिटेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये सारा कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये है साइटोमेट्रिक एनालिसिस जिसके ज़रिए हम नंबर ऑफ़ सेल्स को ये देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद
आते हैं सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज। सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज और एक आपने पढ़ा होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज और सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपने सिस्टर, ये भी नॉन सिस्टर है और ये भी नॉन सिस्टर, सो ये आपस में एक्सचेंज करते हैं जिसकी वजह से म्यूसिस में होता है और ये इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज की को, और इसकी वजह से जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन जो होती है वो जेनेटिक वेरिएशन आती है जिसकी वजह से जो कि ये सब कुछ होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन अगला जो सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज होता है इसमें क्या होता है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं और यही अपने सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज कर लेती हैं, मतलब फिजिकली अपने एक दूसरे के सेगमेंट्स ही ये एक्सचेंज कर रही होती है। दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज, इसको कहते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो एक्चुअल डैमेज इन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसके अंदर कोई एक्चुअल डैमेज क्रोमोसोम्स के अंदर नहीं हो रहा था, बस वो अपनी सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से भी हम डीएनए के ब्रेक, इंक्रीज डीएनए को रिलेट्स विद अपीयरेंस, जितनी ज़्यादा हमें वो पता चलेगा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज हो रहा है, इतना हमें पता चलेगा कि यहाँ पे डीएनए जो है वो डैमेज हुआ है, यहाँ पे डीएनए जो है वो ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से जीनोटॉक्सिक, किसी भी जीनोटॉक्सिक इफेक्ट की वजह से डीएनए डैमेज हुआ था, ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने आपस में ही एक्सचेंज कर लिया। सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज ये होती है, ठीक है। तो ये अपनी सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज के बारे में पढ़ा। उसके बाद लास्ट वन इज के माइक्रोन्यूक्लियाई। माइक्रोन्यूक्लियाई मैंने पहले भी आपको बताया है, बहुत एक्सप्लेन किया है कि माइक्रोन्यूक्लियस बन जाता है जो कि डीएनए ब्रेक होता है, जो कि सेपरेट अपना एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाते हैं और ये इसमें हम देख सकते हैं कि डीएनए डैमेज हुआ है, ब्रेक हुआ है और हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द जीनोटॉक्सिसिटी, और ये सारा जीनोटॉक्सिसिटी के बारे में है। और आप